गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम बात कर रहे हैं कि जब होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन बनता है तो किस तरह से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। कल जो हमने थियोरेटिकल एस्पेक्ट देखा था उसमें हमने क्लियर किया कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है और होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन बनाने से क्या फ़ायदे होते हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या होते हैं। आज हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट पर आएंगे। जब आप इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ज़रूरी होगा। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम न्यूमेरिकली कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आता है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, क्या होती है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मीनिंग हम डायरेक्टली ये ले सकते हैं कि होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी की जो बैलेंस शीट्स होती हैं उनमें क्या शो होता है, दोनों ही कंपनीज़ की असेट्स होती है और दोनों ही कंपनी की लाइबिलिटीज़ होती है। तो जब दोनों ही कंपनीज़ को असेट्स को मिला दिया जाता है और ओवरऑल असेट्स यानी कंसोलिडेटेड असेट्स को शो कर दिया जाए और ऐसे ही दोनों ही कंपनीज़ की लाइबिलिटीज़ को मिलाकर नई बैलेंस शीट बना दी जाए तो वो हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट यानी एकीकृत चिट्ठा हो जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि पूरे ग्रुप की यानी जितनी भी होल्डिंग कंपनी और उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसकी पूरे ग्रुप की एक साथ आपको फाइनेंशियल पोजीशन वहाँ पर पता लग जाती है। अब जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने जाएंगे यानी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को मिलाने की जो मैंने बात कही है वो जब करने जाएंगे तो प्रैक्टिकली कुछ नई बातें आपके सामने आएगी। तो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि जो हमारी जो सब्सिडरी कंपनी है उस पर हमारा ऑनरशिप कैसा है। यानी सीधी सी बात है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कौन प्रिपेयर करेगा, जो होल्डिंग कंपनी जो सूत्रधारी कंपनी होगी वो प्रिपेयर करेगी। तो वो देखेगी कि उसने सब्सिडरी कंपनी का जब कैलकुलेशन हम करने जाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में मिलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि हमारी जो सब्सिडरी कंपनी है उसमें हमारी ऑनरशिप कितनी है। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर सब्सिडरी कंपनी होली ओन्ड है यानी संपूर्ण स्वामित्व वाली है। संपूर्ण स्वामित्व का मतलब क्या है कि होल्डिंग कंपनी ने उस सब्सिडरी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद रखे हैं, बाहर किसी के पास उस कंपनी की शेयर होल्डिंग नहीं है तो वो होली ओन सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। जब पता लग जाता है कि सारे शेयर्स है तो प्रैक्टिकली हमें क्या क्या करना होगा, उसमें हमें देखना होगा कि हम पहला कैलकुलेशन करेंगे इसको प्री कर लीजिएगा, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे। यानी जिस ईयर में सूत्रधारी कंपनी सहायक कंपनी के शेयर्स खरीदती है उससे पहले की पीरियड के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स कहलाएंगे। यानी सपोज कीजिए अगर आप 2019 में अगर एक्वायर करते हैं किसी दूसरी कंपनी को तो 19 से पहले वो कंपनी जब से बनी है तब से लेकर 19 से पहले तक के सारे प्रॉफिट क्या कहलाएंगे, यहाँ पर हमारे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स कहलाएंगे। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में एक प्रॉफिट और आएगा कि सपोज कीजिए किसी फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट पर आप शेयर्स को परचेज़ नहीं करके किसी मिडिल डेट पे परचेज़ करते हैं। यानी आप जैसे 1 अप्रैल अगर आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है पर आप अक्वायर करते हैं 1 जुलाई को, तो अप्रैल मई और जून का भी प्रॉफिट आपका क्या कहलाएगा, एक तरह से प्री प्रॉफिट ही होगा। खरीदने के बाद का प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होता है। तो अगर किसी फाइनेंशियल ईयर के मिड में भी सहायक कंपनी के शेयर्स खरीदे जाते हैं तो उस साल के प्रॉफिट्स के भी हमें 2 पार्ट करने पड़ेंगे, यानी प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट हमें वहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद अब प्रैक्टिकली हमें सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें यहाँ पर हमें कैलकुलेट अलग से करनी पड़ेगी। नए टर्म्स आपके सामने आएंगे। पहला होगा आपका नेट वर्थ कैलकुलेट करना सब्सिडरी कंपनी का। दूसरा होगा इस प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और नेट वर्थ के बेसिस पे आगे गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट होगा और अल्टीमेटली हम हमारे प्रॉफिट्स को जब मिला के शो करेंगे तो वो हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। यानी हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का तो मैंने क्लियर बता दिया है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में शेयर्स खरीदे हैं उससे पहले के सारे लाभ तो प्री प्रॉफिट सही कि उस साल में बीच में हमने शेयर्स खरीदे हैं तो डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट भी प्री प्रॉफिट होगा और उसके बाद का जो प्रॉफिट होगा वो पोस्ट प्रॉफिट होगा। प्री प्रॉफिट नेट वर्थ को कैलकुलेट करते समय उसमें जोड़ दिया जाता है।
यानी नेक्स्ट जो कैलकुलेशन हमारा होगा वो क्या निकालना होगा, नेट वर्थ निकालना होगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि होल्डिंग कंपनी बना रही है तो किसके अकाउंट्स के बेसिस पे बनाएगी, वो सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स में ये सारे कैलकुलेशन होने हैं। तो नेक्स्ट जो कैलकुलेशन हमारा होगा वो होगा नेट वर्थ कैलकुलेट करना। नेट वर्थ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या क्या लेते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नेट वर्थ में पेड अप कैपिटल लेनी पड़ेगी सब्सिडरी कंपनी की, जितनी भी उसकी प्रदत्त पूंजी है वो ले लिया आपने। उसके बाद इसमें ओपनिंग सारे के सारे प्रॉफिट्स यानी प्री प्रॉफिट्स आपको जोड़ने हैं, तो जिसमें आपके पास हो सकता है कैपिटल रिजर्व्स हो सकते हैं, तो उसके ओपनिंग बैलेंसेज ले लीजिए। अगर और भी कोई रेवेन्यू रिजर्व है तो वो भी ऐड कर लीजिए। ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, जिसको मैंने आपको प्री प्रॉफिट्स कहा है, वो ऐड कर लेंगे। और करंट ईयर के ट्रेडिंग प्रॉफिट का प्री एक्विजिशन पार्ट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सपोज कीजिए आपने 1 जुलाई को शेयर्स परचेज़ किए हैं, तो अप्रैल मई जून का जो प्रॉफिट होगा वो प्योरली प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होगा, उसको हमें जोड़ना है। अगर होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी में जो डीलिंग होती है उसमें क्लियर होता है कि जो शेयर्स जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं उनका रिवैल्यूएशन किया जाए, यानी उन्हें रिवैल्यूएटेड प्राइस पे लिया जाए। तो अगर संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यांकन पे पुनर्मूल्यांकन पे लाभ होता है तो उस लाभ को भी हमें जोड़ लेना है। तो ये सारे पॉइंट्स तो जुड़ गए, कैपिटल ले लिया, सारे प्रॉफिट्स ले लिए, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ले लिया और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने ले लिया। अगर ये प्रॉफिट्स नहीं होकर सपोज कीजिए सब्सिडरी कंपनी के पास लॉसेज है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, या और भी कोई लॉसेज है, लॉसेज के रूप में फिक्स्ड एसेट्स यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं राइट ऑफ किए हुए होते हैं, तो उनको हमें लेस कर देना है। करंट ईयर में जब खरीदा है शेयर, उससे पहले वाले पीरियड का अगर कैलकुलेशन करके लाते हैं और वो प्री एक्विजिशन लॉस आ जाता है, तो जैसे प्रॉफिट को ऐड किया है वैसे आपको लॉस को माइनस करना पड़ेगा। और ऐसे ही एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज होता है, फिक्स असेट्स का रिवैल्यूएशन होता है, प्रॉफिट हुआ है तो हमें ऐड करना था, पर अगर लॉस हो जाता है तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो इस तरह से कैपिटल, ये जो एडजस्टेड कैपिटल हम निकालेंगे, इसको यहाँ पर हम एक नया नाम दे देते हैं जिसे कहते हैं सब्सिडरी कंपनी की नेट वर्थ कैलकुलेट करना। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आपको नेट वर्थ कैलकुलेट करना होगा। इस नेट वर्थ के बेसिस पे आपके पास दोनों में से एक कैलकुलेशन आ सकता है, या तो सब्सिडरी कंपनी के जब असेट हमने सब शेयर्स खरीदे हैं उसके बेसिस पे हमें गुडविल कैलकुलेट होगा या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट होगा। दोनों में से एक ही स्थिति बन सकती है। यहाँ पर हमने जितने में शेयर्स खरीदे थे, हम मीन्स होल्डिंग कंपनी ने जितने में शेयर्स खरीदे थे वो उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहलाती है। अगर सपोज कीजिए शेयर्स खरीदे 1 लाख रुपए में और आपने अभी जो पहले नेट वर्थ कैलकुलेट करना सीखा, क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी की जो बात कर रहे हैं उसमें सब्सिडरी होली ओन्ड है, सारे शेयर्स हमने ही खरीद रखे हैं, तो वो जो नेट वर्थ हमने कैलकुलेट करी है इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड पे, अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से नेट वर्थ को माइनस कर देते हैं तो गुडविल आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने 1 लाख में शेयर्स खरीदे और कंपनी की नेट वर्थ 80,000 रुपये ही है, तो गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो हमारी गुडविल में इसको ऐड करके शो करेंगे 20,000 रुपये, राइट। उल्टा भी हो सकता है कि नेट वर्थ 1 लाख रुपये हो और आपने खरीदे 80,000 रुपये में हो, तो आपको कैपिटल रिजर्व हो जाता है। तो जो गुडविल आती है उसको गुडविल में ऐड कर लेना है, कैपिटल रिजर्व आता है तो कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट कर लेना है। लेकिन दोनों में से किसी एक चीज़ को ही, अगर बैलेंस शीट में दोनों है तो दोनों में से किसी एक में एडजस्टमेंट करके हमें इसको शो कर लेना होता है। तो सबसे पहले पॉइंट में हमने देखा कि होली ओन कंपनी हो सकती है, तो सबसे पहले आपको प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालना है, नेट वर्थ निकालना सीखना है और गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना सीख लेना होता है। नई चीज़ें ये हैं। और उसके बाद एक कैलकुलेशन हमें और करना पड़ेगा टेबुलर फॉर्म में, वो होगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का मतलब ये होगा कि जो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट है, यानी होल्डिंग कंपनी का जो पिछले साल का क्लोजिंग प्रॉफिट है वो इस साल का ओपनिंग प्रॉफिट हो जाएगा। इस साल में होल्डिंग कंपनी ने कोई प्रॉफिट ऐड किया है, कमाया है, तो उसको और ऐड कर दीजिए। और हमने शुरू में देखा था कि हम प्रॉफिट के 2 पार्ट करते हैं करंट ट्रेडिंग ईयर के प्रॉफिट का, एक प्री पार्ट और एक पोस्ट पार्ट। प्री जो प्रॉफिट है उसको तो हमने नेट वर्थ में ऐड कर दिया, तो ये जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बच जाता है। जैसे जुलाई के बाद का, अगर हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें जुलाई की बात कर रहे हैं, तो जुलाई के बाद का जो प्रॉफिट बच जाता है वो हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा।
तो 3 चीज़ें हो गई, या 2 चीज़ भी कह सकते हैं कि होल्डिंग कंपनी का आज तक का प्रॉफिट ले लिया सारा, यानी ओपनिंग प्रॉफिट प्लस करंट ईयर्स प्रॉफिट लिया, और इसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हो जाएगा। अगर करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं हो कि लॉस होता है, होल्डिंग कंपनी को तो लेस करना ही है, वो अंडरस्टूड है, और इसी तरह से पोस्ट एक्विजिशन लॉस आता है तो लॉस को भी वहाँ पर लेस कर देना होता है। तो इस तरह से कुछ एडजस्टमेंट्स हम करना सीखेंगे और उसके बाद हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।